नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है सुमन का अनपढ़ होना बना अभिशाप। कहानी के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, ये कहानी का चौथा और अंतिम पार्ट है। इससे पहले कहानी में हमने देखा कि सुमन अपने परिवार से बिछुड़ चुकी है और वो दर-दर भटक रही है। उसके परिवार वाले काफ़ी ढूँढने के बाद भी उस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी में जानते हैं क्या सुमन मिल पाएगी या नहीं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। थानेदार, वह महिला जो गुमशुदा थी, जिसका पंपलेट आप लोगों ने चस्पा किया था, वह अभी आगरा पुलिस स्टेशन में है। नीरज इस फोन कॉल को सुनकर उछल पड़ता है और कहता है, जी सर, आप मेरी उनसे बात करवाइए। थानेदार, वह अभी किसी भी प्रकार से बोलने की स्थिति में नहीं है। वो बहुत ही घबराई हुई है और बहुत परेशान भी है। नीरज, सर, मेरी आपसे एक विनती है। क्या आप उस महिला की फ़ोटो मेरे नंबर पर भेज सकते हैं? दरअसल बात यह है कि हम लोग काफ़ी दूर पर रहते हैं। हमने वहाँ पहुँचने में हमें बहुत सारा समय लग जाएगा। इससे पहले भी हम 1-2 बार वहाँ आ चुके हैं और हमें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। इसलिए मैं चाह रहा था कि आप मेरी भाभी का फ़ोटो खींच कर भेज दें। थानेदार साहब भलमानस था। उसने नीरज का नंबर सेव करके उस महिला की फ़ोटो खींचकर उसे भेजता है। उसकी फ़ोटो को देखकर नीरज अपनी भाभी को पहचान जाता है और उस थानेदार से कहता है, साहब ये मेरी ही भाभी है। हम लोग उसे लेने आ रहे हैं। हम लोग जब तक नहीं पहुँचते, आप उन्हें अपनी निगरानी में ही रखिएगा प्लीज़। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। थानेदार, ठीक है, आप मुझसे फ़ोन पर संपर्क करते रहिए। नीरज, जी साहब, मैं अभी घर पर जाकर सभी को बताता हूँ और आने की तैयारी करता हूँ। उसके बाद नीरज अपने घर आता है और घर आकर अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाता है और अपने भैया सुभाष को भी ये खबर सुनाता है। पूरी बात बता देता है, जो बात नीरज और आगरा पुलिस स्टेशन के थानेदार ने उससे कही थी। फिर नीरज थानेदार के द्वारा भेजी गई सुमन भाभी की फ़ोटो सभी को दिखाता है। सुभाष फ़ोटो को देखता है तो उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वह अपनी पत्नी सुमन को पहचान जाता है। घर के सभी लोग मोबाइल पर आए हुए सुमन के फ़ोटो को देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद सुभाष कहता है, नीरज, श्रवण को भी खबर कर दो। हम लोग आज के ही आज निकलेंगे सुमन को लेने के लिए। नीरज, जी भैया। उसके बाद नीरज अपने छोटे भाई श्रवण को फ़ोन लगाता है और सारी बात बताता है, तो श्रवण भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, भैया इस बार मैं भी चलूँगा। अब सुमन को लेने के लिए रोहन, सुभाष, नीरज और श्रवण और सुभाष की बहन संगीता सभी जाने को तैयार हो जाते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और खुशी-खुशी जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उधर सुमन को ये नहीं पता था कि मेरे घर वाले मुझे लेने आ रहे हैं। वह तो अपनी सुध-बुध भूला बैठी थी। उसे किसी भी चीज़ का होश नहीं था। वह बस कुछ भी खा पी कर अपनी ज़िंदगी चला रही थी। सुभाष के घर वाले बहुत खुश थे। सभी लोग सुमन को लेने के लिए बस में सवार होकर निकल पड़े थे। बस से रायपुर पहुंचने के बाद वो लोग सभी ट्रेन में बैठते हैं और आगरा के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन अपने निर्धारित रास्ते से होती हुई 2 दिन के बाद इलाहाबाद पहुंचती है। उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद यूपी और आगे चलने के बाद आगरा स्टेशन पर रुकती है। इस तरह सुभाष के परिवार को अपने घर से निकले हुए 3 दिन हो चुके थे। वो लोग आगरा पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके थे। इसके बाद नीरज थानेदार से फ़ोन पर संपर्क करता है। थाने का पता पूछता है। थानेदार पता बताता है। इसी पते पर वो सभी लोग जाने के लिए ऑटो में सवार होते हैं। ऑटो में सवार होने के बाद ऑटो वाले को पुलिस स्टेशन का एड्रेस बताते हैं। वहाँ ऑटो वाला सभी को एक साथ बिठाकर पुलिस स्टेशन में पहुँचा देता है। सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। नीरज उस थानेदार को फ़ोन करता है और कहता है, साहब, हम लोग सभी पुलिस स्टेशन पहुँच गए हैं। आप अभी कहाँ हो? थानेदार, मैं अभी ड्यूटी में ही हूँ, लेकिन कहीं बाहर हूँ। आप लोग वहीं मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। नीरज, जी साहब। इसके बाद वो सभी लोग वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर पेड़ के नीचे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। सुमन से मिलने को इतनी खुशी थी कि वो लोग एक पल भी गँवाए बिना सीधा पुलिस स्टेशन में पहुँच गए थे।
वो लोग कुछ खाए पिए भी नहीं थे, ना ही उन्होंने आराम किया था। थोड़ी देर के बाद थाने के सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर खड़ी होती है। वहाँ से एक थानेदार उतरकर थाने के अंदर चला जाता है। नीरज और उसके परिवार वाले सभी बाहर से ही देख रहे थे, लेकिन वे उस थानेदार को नहीं पहचानते थे। थोड़ी देर बाद नीरज फिर से थानेदार को फ़ोन लगाता है और कहता है, साहब, हम लोग आ गए हैं और यहीं पुलिस स्टेशन के बाहर है। आप आ गए हैं क्या? थानेदार, हाँ, मैं आ गया हूँ। फिर वह बाहर निकल कर देखता है तो पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग देखकर समझ जाता है कि शायद ये वही लोग हैं जो कि महिला को लेने के लिए आए हुए हैं। फिर वह थानेदार नीरज को कॉल करके वह कहता है, आप लोग पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं ना? नीरज, हाँ, हम लोग पेड़ के पास ही खड़े हुए हैं। सुभाष, नीरज और उसके सभी परिवार वाले आगरा पहुंच गए थे। वह पुलिस स्टेशन के सामने खड़े थे। फिर नीरज थानेदार से बात करता है। उसके बाद सभी लोग थाने के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर नीरज थानेदार को कहता है, सर, आपने हमें फ़ोन करके बताया था और जिस महिला का फ़ोटो आपने मुझे भेजा था वह मेरी भाभी ही है और लगभग साल भर से अधिक समय हो गया है वह हमसे बिछड़ गई थी। थानेदार कुछ लिखते हुए नीरज को जवाब देता है, हाँ, ठीक है। सुभाष बहुत ही उतावला हो रहा था। वह बीच में ही कहता है, साहब, जल्दी से हमें सुमन से मिलवा दीजिए और बताइए कि वो कहाँ है। थानेदार, आप लोग बैठ जाइए, मैं अभी उससे आप लोगों को मिलवाता हूँ। वह हमारी निगरानी में ही है और उसका डॉक्टरी इलाज मुलाहिजा करवाया गया है। वह काफ़ी कमज़ोर हो गई है और किसी को भी पहचानती नहीं है और किसी की बात समझती भी नहीं है। सुभाष, हाँ साहब, उसे हिंदी बात करना नहीं आता, वह लोकल भाषा में ही बात करती है। थानेदार, हाँ, हमने भी उसे कई बार पूछने की कोशिश की कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ की है, लेकिन वह हमें कुछ भी नहीं बता पाई। तब हमने दूसरी पुलिस स्टेशन में इस महिला के बारे में पूछताछ की, तब हमें इसके बारे में पूरी बात पता चली और मैंने आप लोगों को कॉल किया। श्रवण, साहब, हमें अपनी भाभी से जल्दी से मिलवा दीजिए, हमें उनको देखने के लिए तरस गए हैं हम। मेरी भाभी किस हाल में है, हम पल पल, साल भर हमने कैसे गुजारे हैं, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। तब थानेदार सबको बैठने का इशारा करता है और उसके बाद वह महिला कांस्टेबल से कहता है कि जाकर वह उसे लेकर आए। तब वह महिला कांस्टेबल किसी को फ़ोन पर बात करती है और उस महिला को लेकर आने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस की गाड़ी आती है और एक औरत को वहाँ पर उतारा जाता है, जो धीरे-धीरे चलती हुई पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होती है। उसे देखकर सुभाष तेज कदमों से चलता हुआ उसके पास पहुँचता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सुमन, तू कहाँ चली गई थी? तब सुमन सुभाष की ओर देखती है और उसे देखती ही रह जाती है। इसके बाद वह आगे बढ़ जाती है और उसके साथ 2 महिला कांस्टेबल भी थी जो उसे पकड़ कर ले जा रही थी। वो लोग उसे अंदर लेकर जाते हैं और ले जाकर कुर्सी पर बैठा देते हैं। सुभाष परेशान हो जाता है और फिर से वो सुमन के पास जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे-पीछे सुभाष की बहन संगीता भी जाती है। सुभाष, सुमन, ए सुमन, देख, मैं सुभाष, तेरा पति, मैं तुझे लेने आया हूँ। चल, घर चल, सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सुमन को वह बोली जानी पहचानी सी लगी। तब वह अपना सिर उठाकर सामने देखती है। सुभाष को देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सुभाष को पहचान गई थी। फिर सुभाष उसके पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। सुमन सुभाष की तरफ ही देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बाद संगीता भी अपनी सुमन भाभी के पास बैठ जाती है और कहती है, भाभी, तुम कहाँ चली गई थी? हम लोग आपको कितना ढूंढ रहे थे। सुभाष के साथ सभी आए हुए लोग सुमन के पास जाते हैं और उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुमन किसी को भी पहचान नहीं रही थी। पहचानने की कोशिश कर रही थी। वह सब उनको पहचान जाती हैं, लेकिन नीरज श्रवण को नहीं पहचान रही थी। तब उसका बेटा रोहन कहता है, माँ, मैं रोहन, आपका बेटा। तब वह अपने बेटे को एकटक देखती जाती है
और कुछ कहती नहीं है। उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे। सुमन के पास सभी लोग जाकर उससे बातें कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे। सुमन सबके चेहरों को देख रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी। वह सुभाष को पहचान जाती है और बाकी लोगों को पहचानने की कोशिश ज़रूर कर रही थी, लेकिन जल्दी से पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि जब वो अपने परिवार से बिछड़ी थी, तब ना उसके पास पैसे थे, ना फ़ोन था। उसके साथ कई प्रकार की परेशानियाँ थी, इस वजह से उसके दिमाग में गहरा सदमा लगा था। फिर भी वह अपने परिवार को देखकर मुस्कुरा रही थी और खुश थी। तभी थानेदार सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए सुभाष और नीरज को बुलाता है। तब संगीता सुमन के पास बैठ जाती है और उससे बातें करती है। बाकी लोग थानेदार के पास आते हैं। थानेदार उन लोगों से सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवाता है और सुमन को उनके साथ ले जाने के लिए परमिशन देता है। साथ ही वह बाकी स्टेशनों में भी खबर करवा देता है कि जो महिला साल भर से गुमशुदा थी वह मिल गई है, और उसके जितने जगह भी एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उसे रद्द करवा देता है। लगभग 2-3 घंटे की कार्यवाही के पश्चात वो लोग थानेदार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सुमन को लेकर वापस आने के लिए तैयार होते हैं। सब लोग थाने से बाहर निकल रहे थे, तब सुमन थानेदार के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह अपने मुंह से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह थानेदार को धन्यवाद दे रही है। उसने उसके परिवार से उसको मिला दिया। थानेदार भी समझ जाता है और कहता है, जाइए बहन जी, अपने परिवार के लोगों के साथ जाइए। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके परिवार वाले आपको लेने आए हैं। उसके बाद सभी लोग सुमन को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और फिर एक लॉज में जाकर रुकते हैं। उसके बाद नीरज और संगीता पास ही की दुकान में जाकर सुमन के लिए साड़ी खरीद कर लाते हैं, क्योंकि उसने जो साड़ी पहनी हुई थी वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी और जगह जगह से फट भी गई थी। उसके बाद लॉज में जाकर सुमन नहा धोकर तैयार होती है। सभी लोग वहाँ पर फ्रेश होते हैं और खाना वाना खाते हैं। उसके बाद रात की ट्रेन से फिर वापस अपने घर आने के लिए तैयारी करते हैं। वापसी में सुमन सुभाष का हाथ पकड़ के चल रही थी और सुभाष के साथ ही बैठी थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि पता नहीं कहीं फिर से उसके साथ कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। सुभाष भी समझ रहा था। उसने भी सुमन के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। सुभाष उसके चेहरे को देखता और नोटिस करता कि सुमन पहले से बिल्कुल अलग दिख रही है, लेकिन वह उससे उस समय ज़्यादा पूछताछ नहीं करता है। फिर सभी लोग खाना खाने के बाद ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद सुमन सुभाष का हाथ पकड़ते हुए ही बैठी थी और वह बैठे बैठे ही आंखें बंद कर लेती है और उसे नींद आ जाती है। इसके बाद सुभाष उसे अच्छे से लिटा देता है और एक चादर उड़ा देता है। सुमन सुकून की नींद सो रही थी। इधर नीरज ने घर पर सभी को खबर कर दी थी कि वो लोग वापस आ रहे हैं, 2 दिन के बाद पहुंच जाएंगे। सुभाष के घर में और आस पड़ोस के पड़ोसियों, रिश्तेदारों और गांव में भी खुशी का माहौल बना हुआ था। सभी लोग बहुत खुश थे और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे थे कि सुमन वापस आ रही है। सुमन ट्रेन में सोई हुई थी। सभी लोग ट्रेन में बैठ गए थे। ट्रेन चल रही थी। रास्ते में सभी बातें कर रहे थे और भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा कर रहे थे। इसी बीच सुमन की नींद खुलती है और वह भी उठकर बैठ जाती है। वह सिर्फ सुभाष को ही पहचान रही थी और संगीता को भी पहचान रही थी, लेकिन नीरज को नहीं पहचान पा रही थी और अपने बेटे को भी अच्छे से नहीं पहचान पा रही थी। तभी श्रवण कहता है, भाभी मैं कौन हूँ, मुझे पहचाने कि नहीं? सुमन धीरे से कहती है, तुम मेरे छोटे देवर हो शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। श्रवण, तुम सही बोले भाभी, मैं तुम्हारा छोटा देवर श्रवण हूँ। नीरज, मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पहचान रही हैं आप? सुमन नीरज को नहीं पहचान पा रही थी। नीरज उसे अपनी पहचान बताता है और कहता है, मैं तुम्हारा देवर नीरज हूँ। नीरज के मुंह से यह सुनने के बाद सुमन नीरज के चेहरे को ध्यान से देखने लगती है, लेकिन कोई उत्तर नहीं देती। तब सुभाष कहता है, अभी वो थोड़ी परेशान भी है, सभी लोगों के बीच में घर में मिलेगी तो फिर धीरे धीरे सबको पहचान लेगी। श्रवण, हाँ भैया, आप सही कह रहे हो।
रात अधिक हो रही थी, उसके बाद सभी लोग सो जाते हैं। सुबह ट्रेन के एक स्टेशन में रुकने पर सबकी नींद खुलती है। सभी लोग उठ जाते हैं और फ्रेश होने लगते हैं। तब तक श्रवण जाकर स्टेशन से चाय और नाश्ता लेकर आ गया था। फिर सभी नाश्ता करते हैं। सुमन भी चाय पी रही थी। सुमन के साथ संगीता भी बैठी हुई थी। संगीता एक पल के लिए भी अपनी सुमन भाभी के साथ नहीं छोड़ रही थी। नाश्ता करने के बाद सभी लोग ट्रेन में बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन सुमन चुपचाप थी। वह इधर-उधर बाहर की ओर देख रही थी। उसके मन में सुकून भी था और अपनों से मिलने की खुशी भी थी, लेकिन वह अपनी खुशी व्यक्त भी नहीं कर पा रही थी और उसके मन में डर अभी भी बैठा हुआ था। सभी लोग उसकी हालत को समझ रहे थे, इसलिए उससे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे। सुभाष बार-बार सुमन के चेहरे को देख रहा था। उसे सुमन का चेहरा काफ़ी बदला हुआ लग रहा था। सुमन पहले से काफ़ी अलग नज़र आ रही थी। सुमन नाक में सोने की नथ पहनी हुई थी, वह भी अभी दिखाई नहीं दे रही थी। सुमन के पैरों के पायल भी नहीं थे। उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, ट्रेन में हम लोगों से बिछड़ने के बाद तुमने क्या किया? सुमन धीरे-धीरे बताती है, मैं उस दिन मंजन कर रही थी। उधर से बहुत सारे लोग चढ़ रहे थे, तो मैं दूसरी तरफ उतर गई। उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। मैं ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ रही थी, लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई। इतना कहकर सुमन सिसकने लगती है। तब संगीता उससे कहती है, मत रो भाभी, जो हो गया वो हो गया। अब तो हम लोग आपके साथ हैं ना? सुमन, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा परिवार मुझसे मिल गया। अब मैं चैन की नींद सोऊंगी। नीरज, हाँ भाभी, अब डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग सभी आपके साथ हैं। सुमन, मेरे पास एक रुपया भी नहीं था और मेरे पास किसी का फ़ोन नंबर भी नहीं था। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। आने जाने वाले सभी मुझे पूछ रहे थे कि क्या हुआ। मैं बता रही थी, लेकिन वो लोग मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे थे। सुमन सभी को अपनी आप बीती सुना रही थी। वह सबसे बिछड़ने वाली बात सभी को बता रही थी। सुमन बता रही थी कि वह रो-रो कर थक गई थी, उसके बाद वह उसी प्लेटफ़ॉर्म पर रात बिताती है और मन ही मन संकल्प कर लेती है कि वह वापस ट्रेन में बैठकर अपने घर चली जाएगी। लेकिन उसे यह पता ही नहीं था कि कौन-सी ट्रेन किधर जाती है और उसके पास पैसे भी तो नहीं थे। फिर वह अपने नाक के सोने की नथ को निकाल कर बेच देती है, जिससे उसके पास पैसे आ जाते हैं। उसी पैसे से वह अपने लिए कुछ खरीद कर खाती है और वह ट्रेन में चढ़ जाती है। लेकिन वह ट्रेन वापस रायपुर की ओर आने वाली नहीं थी, वह इलाहाबाद की ओर जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है और उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वह ट्रेन उल्टी दिशा में जा रही है। वह फिर से इलाहाबाद पहुंच गई थी, लेकिन वह जगह को पहचान नहीं पा रही थी। वह उतर जाती है और फिर से दूसरे ट्रेन में बैठकर आगे निकल जाती है। ऐसे ही वह घूम रही थी और समय बीत रहा था। धीरे-धीरे उसे ये एहसास होता जा रहा था कि वह शायद अपने घर वालों से कभी नहीं मिल पाएगी। यह सोच-सोच कर उसे सदमा जैसा हो गया था और वह अपने आप पे में नहीं थी। वह अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। कभी कोई भिखारी समझकर उसे कुछ खाना दे देता था। जब प्लेटफ़ॉर्म पर रहती तो कोई फल दे देता, कोई खाना दे देता। कभी किसी प्लेटफ़ॉर्म पर उतरकर गाँव के अंदर चली जाती थी। बच्चे उसे तंग करते तो वह डंडा लेकर सबके पीछे दौड़ती थी, तो सभी लोग उसे पागल समझते थे। ज़रूरत पड़ने पर वह अपने पायल भी बेच देती है और अपने हाथ में पहने हुए चांदी के कड़ों को भी बेच देती है और एक साड़ी खरीद लेती है। क्योंकि उसके पास कपड़े भी नहीं थे। वह हमेशा चलती ही रहती है। कभी वह प्लेटफ़ॉर्म पर ही समय बिताती है, कभी गाँव के अंदर चली जाती है, फिर से वापस प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाती है और ट्रेन में चढ़ जाती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। ऐसे ही करते हुए वह आगरा पहुँच गई। सुमन अपनी आप बीती सबको सुना रही है और सभी लोग उसकी बातें सुन रहे हैं। सबका दिल भरा जा रहा था कि कितने अजीब परिस्थितियों में सुमन गुजर कर वापस हमें मिली है। उसके दिल पर, दिमाग पर उस समय क्या बीत रही थी, यह अंदाज़ा लगाना सभी के लिए थोड़ा कठिन था। फिर भी सब उसकी मनस्थिति समझ रहे थे। 3 दिन के लंबे सफ़र के बाद सभी लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। इधर
घर वालों ने, श्रवण की पत्नी और नीरज की पत्नी ने मिलकर सुमन के स्वागत की तैयारियां करके रखी थी। उन लोगों ने अपने सभी रिश्तेदारों को बुला लिया था। जब सुमन अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचती है, तब उसकी दोनों देवरानियां उसकी आरती उतारकर उसे घर के अंदर गृह प्रवेश करवाती हैं और उसकी पैर छूती हैं। सुमन उन दोनों को देखती रहती है और पहचानने की कोशिश करती है। पहचान भी रही थी, लेकिन स्पष्ट रूप से वह कह नहीं पा रही थी कि ये कौन है। फिर उसकी दोनों देवरानियां हाथ पकड़कर उसे ले जाती हैं और उसे बिठा देती हैं और सभी लोग भी बैठ जाते हैं। नीरज की पत्नी सभी के लिए पानी लेकर आती है। श्रवण की पत्नी सभी के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में सभी लोगों के लिए चाय बना कर लेकर आती है। तब तक सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक नई दुल्हन आकर सुमन के पैर छू लेती है। सुमन उसे आशीर्वाद देती है। तब सुभाष कहता है, सुमन, यह तुम्हारी बहू है, हमारे रोहन की दुल्हनिया। तब सुमन रोहन और उसकी पत्नी को एक साथ देखती है और दोनों को आशीर्वाद देती है और सुभाष से कहती है, तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरे बेटे के लिए बहू भी ले आए। सुभाष, बेटी के लिए रिश्ता आ रहा था, बेटी की भी शादी कर दी है और बहू भी आ गई है। तभी सुमन के बेटी और दामाद भी आकर सुमन के पैर छूते हैं। सुमन अपनी बेटी को पहचान जाती है और उसे गले से लगा लेती है। सुमन की बेटी गले लगकर बहुत रोती है। अपनी माँ से कहती है, तुम कहाँ चली गई थी माँ? हम लोग आपके लिए कितना परेशान थे। चाय पीने के बाद सभी लोग फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। इधर सुमन भी नहा लेती है। सुमन की बेटी और सुमन की दोनों देवरानियों ने मिलकर सभी के लिए खाना बना लिया था। नहाने के बाद सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। सुमन भी साथ में खाना खा रही थी। आज नीरज की पत्नी ने सुमन की पसंद का खाना खास ख्याल रखकर बनाया था और उसके पसंद की सब्जी भी बनाई थी। सुमन इतने दिनों बाद अपने घर का खाना खाकर तृप्त हो रही थी। खाना खाने के बाद सभी लोग फिर से सुमन को घेर कर बैठ जाते हैं और उससे बातें करने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद नीरज कहता है, हम भाभी बहुत थक गए हैं। हम सभी लोग 3 दिन के सफ़र से वापस आए हैं। अभी हमें आराम भी करना है। फिर वह सभी लोग अपने अपने घर कमरे में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। दूसरे दिन सुभाष के घर में सुमन के आने की खुशी में सुभाष ने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाई थी और पूजा के पश्चात अपने रिश्तेदारों, परिवार वालों और पड़ोसियों सभी के लिए खाना खाने का न्योता भी दे दिया था। घर में सभी लोग आ रहे थे और सुमन का हाल चाल पूछ रहे थे और उससे पैर छूकर उसका आशीर्वाद ले रहे थे। सभी लोगों के बीच बैठकर सुभाष कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जब सुमन शादी करके आई तब वह बहुत कम उम्र की थी। वह बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन यह मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे समय के हिसाब से ढालूं। उसे थोड़ा सा पढ़ना लिखना, किताबी ज्ञान, फ़ोन चलाना इत्यादि सिखाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगा इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अपने घर की हर महिलाओं को ऐसी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए हमको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग अभी भी शिक्षित नहीं हैं, वो कम से कम हम अपने घर में पढ़कर अक्षर ज्ञान उन्हें दे ही सकते हैं, ताकि वह ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सके। सुभाष की बात को ध्यान से सभी लोग सुन रहे थे और कहते हैं, भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो। घर की औरतों को भी हमें पढ़ाना लिखाना सिखाना चाहिए और मोबाइल चलाना भी सिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल का ज़माना और ज़माने के हिसाब से हमें चलना ही पड़ेगा। तभी तो विषम परिस्थितियों में घिर जाने पर हम अपनी स्वयं रक्षा कर सकेंगे। सुभाष की बातों को सभी लोग समझ जाते हैं और सभी लोग इस हादसे से यह शिक्षा लेते हैं कि घर की लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षित करना कितना ज़रूरी है, ताकि आगे चलकर इस प्रकार की गलतियां ना दोहराई जाएं। सभी मेहमानों को खाना खिलाने के बाद सभी मेहमान सुमन को कुछ ना कुछ उपहार दे रहे थे और उससे आशीर्वाद ले रहे थे। सुभाष और उसके परिवार वाले सभी खुश थे। सुमन भी धीरे धीरे सभी को पहचानने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन वह इतना तो समझ गई थी कि यह उसका अपना परिवार ही है और वह भगवान को लाख लाख धन्यवाद दे रही थी कि उसने उसे उसके परिवार से मिला दिया। तो दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।